Very good afternoon, my dear student. In the previous lecture, we have discussed the stock exchange, BSE, NSE, Bombay Stock Exchange और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने देखा पिछले लेक्चर्स में. ये सबसे पुराना एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सेंट्रल स्टॉक एक्सचेंजेस है. आज हम जिस एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले उसका नाम है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ये भी एक एक्सचेंज है. ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक कंपनी है. अब ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, अब इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ, ये सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है. बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्ट होती है या नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्ट होती है, उनका बिजनेस, उनका कैपिटल और उनकी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंदर वो काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और उनका मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी हाई होता है. लेकिन ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में जो भी कंपनीज लिस्ट होती है वो स्मॉल और मीडियम कंपनीज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में लिस्ट होती है. अब आप कह सकते हैं कि ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना इसलिए हुई है कि जो स्मॉल कंपनीज है, जो मीडियम है, उनको बढ़ावा देने के लिए OTCI की फॉर्मेशन हुई. BSE और NSE में मैक्सिमम जिस भी कंपनी का कैपिटल है उसी का उसके अंदर लिस्टिंग होती है. वहाँ पर काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट होते हैं. तो अब ये जो छोटी कंपनी है उनको भी बढ़ावा मिले, जो मीडियम कंपनी है उनका भी ग्रोथ हो, उनको भी कैपिटल रेज करने का अवसर मिले, इसलिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई. तो देखो, व्हाट इज़ द ओवर the counter exchange of India. The over the counter exchange of India is an electronic stock exchange. ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है. ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया is an electronic stock exchange based in India that consists of a small and medium sized firm aiming to gain access to overseas capital market. ये देखो, मैंने आपको पहले ही बोला है, जो स्मॉल और मीडियम कंपनीज को फ़ायदा हो इसलिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ. इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस इन द US, देयर इज़ नो सेंट्रल प्लेस ऑफ एक्सचेंजेस एंड ऑल ट्रेडिंग अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स. इसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू चलता है. अब इसके की टेक अवेज देखते हैं हम. The over-the-counter exchange of India is an electronic stock exchange composed of small and mid-cap companies. जो भी स्मॉल कंपनीज है और मिड कैप कंपनीज है, जो कंपनीज का स्मॉल कैपिटल है और मिडल कैपिटल है, वही कंपनी ओवर द काउंटर ऑफ एक्सचेंज इंडिया में रजिस्टर होती है. The purpose of the OTCI, over the counter exchange of India, is for smaller companies to raise the capital which they cannot do at the national exchanges due to their inability to meet the exchanges requirement. देखो, यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो स्मॉलर कंपनीज है उनको कैपिटल रेज करने के लिए, और जो नेशनल एक्सचेंजेस में रजिस्टर नहीं हो सकती ड्यू टू देयर इनएबिलिटी, कुछ लिमिटेशन के कारण वो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं हो सकते, वो OTCI के अंदर रजिस्टर होते हैं.
The OTCI implement a specific capitalization rules that make it suited for small to medium size companies while preventing the larger company from being listed. ये OTCI जो होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज, ये स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज के लिए सुटेबल होता है. The key players in the OTCI include the brokers, market makers, custodians, and transfer agents. These are the key players in the OTCI. OTCI के अंदर ये key players होते हैं, brokers, market makers, custodian और transfer agent. ये key players यहाँ होते हैं. अब देखो, द एक्सचेंज वॉज इस्टेब्लिश इन 1990. इसका स्थापना कब हुई? 1990 में ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई. टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर एंड कंपनीज विथ एन एडिशनल वे to trade issues the security. It arose primarily from small companies in India finding it difficult to raise the capital through the mainstream national stock exchanges because they could not fulfill the stringent requirement to be listed on them. शुरुआत में यहाँ पर कैपिटल रेज करने के लिए काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तरफ ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था. The OTCI has rules that are not as rigid as the national exchanges, allowing the small companies to gain the access to the capital they need to grow. The objective is that once they grow to a certain level, are able to meet the requirement to be listed on the national stock exchanges, they will make the switch or the leave the OTCI behind. ये देखो, OTCI के जो रूल्स है वो कंपेयर टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स है वो उससे काफ़ी सिंपल है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स काफ़ी टफ होते हैं. और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है तो वो कंपनी OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होती. जो OTCI में रजिस्टर्ड कंपनीज होती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होती और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है वो OTCI में रजिस्टर नहीं होती क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ी कंपनी जिनका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है वही उसके अंदर रजिस्टर होती है और ओवर द काउंटर एक्सचेंज के अंदर जो स्मॉल और मीडियम कंपनी जो वही रजिस्टर होती है. अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया. The OTCI has some special features that make it a unique exchange in India as well as a growth catalyst for small to medium sized companies. The following are some of its unique features. The OTCI के इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या फीचर्स है. पहला फीचर्स है स्टॉक रेस्ट्रिक्शन. Stock that are listed on the exchange will not be listed on the OTCI and conversely stock listed on the OTCI will not be listed on the other exchanges. मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर स्टॉक का रेस्ट्रिक्शन होता है. जो नेशनल स्टॉक के अंदर जो भी कंपनीज रजिस्टर होती है वो OTCI के अंदर रजिस्टर नहीं होती और जो OTCI के अंदर रजिस्टर हुए वाली कंपनीज वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं होती. जैसे कि जो कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है तो वो OTCI के अंदर रजिस्टर नहीं होती और जो OTCI के अंदर रजिस्टर हुए वाली कंपनी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर नहीं होती. अब देखो यहाँ पर दिए वाला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. यहाँ पर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दिए वाला है. द रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम issued equity capital is rupees 30 lakh which is approximately $40,000. ये देखो OTCI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिए वाली है कि 30 लाख रुपीज़ होना है. कम से कम क्या होना है? इक्विटी का मैक्सिमम इशूड इक्विटी कैपिटल जो मिनिमम इशूड इक्विटी कैपिटल कितना होना ज़रूरी है? 30 लाख रुपीज़ होना ज़रूरी है. OTCI के अंदर रजिस्टर होने के लिए मिनिमम इशूड इक्विटी कैपिटल 30 लाख होना ज़रूरी है.
उसके बाद दिए वाला है लार्ज कंपनी रेस्ट्रिक्शन, कंपनी विथ इशू इक्विटी कैपिटल ऑफ मोर देन 25 करोड़ रुपीज़ आर नॉट अलाउड टू बी लिस्टेड। अब यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट दिए वाली है, OTCI के अंदर रजिस्टर होने के लिए उस कंपनी की इशूड इक्विटी कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 25 करोड़ से ज़्यादा है तो वो OTCI के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। बिकॉज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि OTCI का फॉर्मेशन ही इसीलिए हुआ है कि जो मिडल कंपनी है, जो स्मॉल कंपनीज है, उनके लिए OTCI की स्थापना हुई है। तो कम से कम जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है OTCI के लिए वो है 30 लाख रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए इशूड इक्विटी कैपिटल 25 करोड़। ठीक है। अब दिए वाला है मेंबर बेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, मेंबर मस्ट मेंटेन अ बेस कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज़ टू कंटिन्यू लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। अब देखो, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, the OTCI makes it easier for small to mid cap size companies to be listed, although there are still some requirements that a company must meet before being allowed to be listed. Stipulation including acquiring the sponsorship from the members of the OTCI, having 2 market makers. In addition, one company listed, it cannot be delisted for the least 3 years, and certain percentage issued equity capital need to be kept by promoter for a minimum of 3 years. This percentage is a 20%. अब यहाँ पर एक बार लिस्ट होने के बाद वो कंपनी चाहे तो डिलिस्ट करना चाहे तो 3 साल के लिए वो डिलिस्ट नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे की प्लेयर्स इन OTCI, कौन कौन से की प्लेयर्स है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर। The key players in the OTCI include the brokers, market makers, custodian and transfer agent. OTCI has a network of members, dealers spread over more than 50 cities. अब यहाँ पर बोले वाला है कि जो की प्लेयर्स है, फर्स्ट की प्लेयर्स है इन द OTCI इज ब्रोकर है, सेकेंड है मार्केट मेकर है, और थर्ड है कस्टडियन, और चौथा दिए वाला है ट्रांसफ़र एजेंट। तो हम देखेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। Brokers are one who transact on behalf of the investor and execute the transaction, that is buy or sell as per the instruction. So if you want to buy or sell securities on OTCI, you need to ये देखो, जो ब्रोकर होता है वो बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर के इंस्ट्रक्शन से ही क्या करता है, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इन्वेस्टर को लगा कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेस्टर ब्रोकर उसको उस ट्रांजैक्शन को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है मार्केट मेकर क्या होती है, जो OTCI के की प्लेयर्स है 4, तो उसमें से सेकेंड नंबर का है मार्केट मेकर। तो मार्केट मेकर किसे कहेंगे, देखो, मार्केट मेकर्स मेक श्योर दैट शेयर्स आर अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांजैक्शंस। दे आल्सो हैव टू मेक श्योर दैट प्राइजेस रिमेन रीजनेबल थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड लेवल। ये जो मार्केट मेकर होते हैं वो शेयर्स आर अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो शेयर्स अवेलेबल करा के देते हैं। प्राइस रिमेन द रीजनेबल थ्रू द सप्लाई एंड डिमांड लेवल, वो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करते हैं। जो मार्केट मेकर रहते हैं वो जो डिमांड जितने शेयर्स लगते हैं और मार्केट में के अंदर कितने शेयर्स अवेलेबल है उसका लेवल मेंटेन करने का काम मार्केट मेकर्स करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे एग्जांपल दिए वाला है, इफ़ द इन्वेस्टर वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ द XYZ कंपनी and no sellers are available in the market, the market makers will have to be counterparty and purchase the shares from the investor. ये देखो, जब मार्केट के अंदर, अब यहाँ पर एग्जांपल दिया तो उन्होंने XYZ कंपनी है
and no sellers are available in the market, the market maker will have to the counter party, वो क्या करते हैं, काउंटर पार्टी सर्च करते हैं। किसी को शेयर्स बेचना है तो वो उसके लिए वो सामने वाली परचेस की अपोजिट पार्टी वो क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। तो इसे कहा जाता है मार्केट मेकर्स। अब सेकेंड दिए वाला है कस्टडियन और सेटलर्स कहा जाता है इसे। कस्टडियन क्या होता है, कस्टडियन और द सेटलर्स परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एक्सचेंज that include the facilitating the transactions and validating the transaction। अब ये जो कस्टडियन होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करता है, जो नेसेसरी जो भी वर्क है वो कौन करता है, कस्टडियन करता है, और वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने का काम करता है, और वैलिडेशन का भी काम कौन करता है, कस्टडियन करता है। अब देखो ट्रांसफ़र एजेंट जो फोर्थ पॉइंट दिए वाला है, तो देखो ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट मेक श्योर दैट द करेक्ट ट्रांसफ़र एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर टेक प्लेस। जो ट्रांसफ़र एजेंट है वो सही पर्सन के तरफ वो क्या करता है, शेयर्स ट्रांसफ़र करता है और उसको अलॉट करता है। ठीक है, तो कौन कौन से की प्लेयर्स इन ओटीसीआई के अंदर 4 मेजर की प्लेयर्स है। एक है ब्रोकर, सेकेंड है मार्केट मेकर, थर्ड है कस्टडियन और फोर्थ है ट्रांसफ़र एजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट है हमारा डेरिवेटिव। देखो व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसे कहेंगे, और डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 or more parties whose value based on agreed upon underlying financial asset like security or set of asset like an index। Common underlying instrument include the bonds, commodities, currencies, interest rate, market index and stocks। Key takeaways, a derivative is a contract between 2 or more parties whose value is based on agreed upon the underlying the financial asset, index and security। Future contract, forward contract, options, swap, warrants are commonly used in a derivative। Derivative can be used either mitigate the risks or assume the risks with the expectation of the commensurate reward। So first of all you should understand the meaning of derivative। डेरिवेटिव का मीनिंग समझना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखो डेरिवेटिव का मीनिंग यानी डिराइव होना। ठीक है, फॉर एग्जांपल लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर वगैरह बनता है। तो आप कहेंगे कि जो फर्नीचर बना है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो लकड़ी से डिराइव हुआ है। और सेकेंड एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि मिल्क का एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं कि मिल्क से बनता है घी बराबर, और बनता है दही। ठीक है, दो मिल्क से क्या बनता है, बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, पेड़ा वगैरह सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मिल्क से बन रहा है दही और दूसरा बन रहा है घी। तो सपोज मिल्क का रेट बढ़ता है, मिल्क का क्या होता है, रेट बढ़ता है, मिल्क की प्राइस इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली जो दही है और घी है उसकी भी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यानी जो मिल्क है वो क्या है, अंडरलाइंग असेट से, और जो आपका घी है और जो आपका दही है ये क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव हो गए। समझ में आ रहा है आपको। अब वैसा ही सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आपके अंडरलाइन एसेट है, और पेट्रोल और डीजल ये आपके क्या है, डेरिवेटिव है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल के भी क्या होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है डेरिवेटिव। अब देखो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखता हूँ। डेरिवेटिव इट्स financial instrument which its value from an underlying asset
असेट्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल का, लकड़ी का, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव इट्स अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं, एक कमोडिटिव और दूसरा फिनेंशियल। तो हम देख रहे हैं फिनेंशियल डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव इट्स अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट्स। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अब हम समझो बैंक का एग्जांपल लेते हैं। किसका? बैंक का। बैंक का इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक का इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फ्लोटिंग रेट से और दूसरा फ्लोटिंग रेट। बैंक का इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक फ्लोटिंग रेट होता है और दूसरा होता है फिक्स रेट। यह फ्लोटिंग रेट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होते रहता है और फिक्स रेट के अंदर एक ही फिक्स रेट से क्या चलता है, इंटरेस्ट रेट चलता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल होम लोन है। होम लोन फॉर एग्जांपल 2017 में 8% था, 2018 में 8.5 हुआ, 8.5% हुआ, 2019 में 9% हुआ, 9% हुआ, ठीक है। 2020 में 10% हुआ। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे 2017 में 8%, 2018 में 8.5%, 2019 में 9% और 2020 में 10%। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है ये कंटिन्यू क्या होते गया, बढ़ते गया, ठीक है। अब किसी को बैंक से लोन लेने का है, अब वो फ्लोटिंग रेट से लेगा या फिक्स रेट से लेगा। अब यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है कि वो फिक्स रेट से ले या फ्लोटिंग रेट से ले। अब समझो उसने फिक्स रेट से लिया तो 2017 में जो रेट था 8% है, उसका रेट क्या रहेगा, 8% ही रहेगा इंटरेस्ट रेट। और दूसरा फ्लोटिंग रेट से लेता है तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ते जाता है, तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट किसी ने फिक्स परसेंट से लिया और उसको जो बैंक का इंटरेस्ट है वो 8% से कम हो गया, तब उसका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और फ्लोटिंग रेट से लेता है और इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। फॉर इंटरेस्ट 8.5, 9, 10% होता है, तो वो क्या होगा, उसका रिस्क बढ़ रहा है। फ्लोटिंग रेट से लिया तो उसका क्या है, रिस्क बढ़ रहा है। और फ्लोटिंग रेट से भी लिया और इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो उसका क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो जब हम रिस्क को कम करते हैं, जब भी हम रिस्क को कम करते हैं उसे कहा जाता है हेजिंग। हम क्या कर रहे हैं, हेजिंग कहा जाता है। हमने 8% से फिक्स परसेंट से लिया है, अब वो इंटरेस्ट रेट 8.5 हो, 9 हो, कुछ भी हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिस्क कम कर रहे हैं। और जब हम रिस्क कम करते हैं उसे कहा जाता है हेजिंग। और दूसरा होता है स्पेकुलेशन। दूसरा क्या होता है, स्पेकुलेशन। अब ये स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन के अंदर वो 8 हो, 8.5 हो, 9 हो, 10 हो, इसकी कोई
केयर नहीं की जाती, उसे कहा जाता है स्पेकुलेशन। यानी स्पेकुलेशन के अंदर आप बोलेंगे कि रिस्क लिया जाता है, यहाँ पर रिस्क लिया जाता है, और यहाँ पर हेजिंग के अंदर रिस्क को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। हेजिंग के अंदर रिस्क को कम किया जाता है और स्पेकुलेशन के अंदर रिस्क ली जाती है। तो ठीक है, अगली क्लास में हम देखने वाले, मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा। अब मैंने आपको ये बैंक का एग्जाम्पल दिया, फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट का, और हेजिंग और स्पेकुलेशन क्या होता है ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर की। आगे के लेक्चर में मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, और ये जो डेरिवेटिव है ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं।